सेफ इन्वेस्टमेंट्स और भी अवेलेबल है, बट उनको पता ही एक दो चीज़ है। मंथली रेंटल दे रहे हो, इट्स सॉर्ट ऑफ अ वेस्ट ऑफ मनी है। सो 90% ऑफ एफएनओ ट्रेडर्स आर मेकिंग अ ह्यूज लॉस। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ, ये तो मैं तो कहता हूँ कि फैसिलिटी हटा देनी चाहिए। हमें ये बात आज मान लेनी चाहिए, इजी मनी कुछ नहीं होता। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा टूल है उसके लिए जिसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है। ऐसा न्यूज आया था कि हार्ले डेविडसन की सेल इंडिया में इसलिए नहीं हो पाई है, वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाई क्योंकि इंडिया में टैक्स जो लगते हैं, कस्टम ड्यूटी एंड ऑल, वो लग के उनका जो प्राइस हो जाता है, बेस प्राइस, वो काफी हाई हो जाता है। जैसे हार्ले डेविडसन ने बोला कि हमें तो बॉस बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे बिजनेस करने में, तो वहीं जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं जैसे रॉयल एनफील्ड हो गई, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी वेल्थ जनरेट होती है ना, वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से नहीं होती, वो तुम्हारी इनकम से जनरेट होती है। उसको तुम किसी ना किसी स्किल में इन्वेस्ट करो। यार गोल्ड जो है काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड जो है, गोल्ड रियल मनी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, वो ट्रिपल कैटेगरी में आता है, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। So guys, welcome to the second episode of Financial Literacy with our guest from the Chartered Channel. अब इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट, इंक्लूडिंग गोल्ड, इंक्लूडिंग सिल्वर, और भी काफ़ी बेसिक टिप्स जिसके अराउंड हम लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अगर हमारे पास पैसा है हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, विच आर द बेस्ट प्लेसेस और व्हाट आर द बेस्ट टिप्स टू बेसिकली इन्वेस्ट आवर मनी एंड टू ग्रो इट। इसके अलावा हम लोग इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे, शुड वी इन्वेस्ट इन एफएनओ एंड व्हेन शुड वी इन्वेस्ट इन एफएनओ। हम लोग इंश्योरेंस के बारे में भी इन डेप्थ समझेंगे, कौन कौन से टाइप के इंश्योरेंस हमें लेने चाहिए, एंड शुड वी कंसिडर टेकिंग इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट, या फिर हम सभी की बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए। हम लोग बात करेंगे जनरल फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, सो हाउ वाइजली यू शुड यूज योर क्रेडिट कार्ड। सो इसी टाइप के कुछ बहुत ही बेसिक टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट एपिसोड में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करी है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे कर सकते हैं, ईसॉप्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट अब मैं एक बेसिक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनको अपना पोर्टफोलियो या अपनी वेल्थ ग्रो करने के बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं उनके पास। देखो, सिंपल नो ब्रेनर होना चाहिए सब सैलरीड इंडिविजुअल या फिर किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट में पैसा बना पाएगा वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही बना पाएगा, अगर तो उसको इतनी एडवांस नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की। देखो, जब स्टॉक मार्केट हाई पे बूम पे चल रहा होता है ना, तब सब लोग पैसा बना रहे होते हैं। प्रॉब्लम तब आती है और तुम्हारा टेस्ट तब होता है जब स्टॉक मार्केट गिरता है, जब बेयर मार्केट होता है, जब बेयर मार्केट आता है। तो और क्योंकि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम सैलरीड इंडिविजुअल हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट को पूरा ट्रैक करें, एनालाइज करें। हमें अपने काम पे भी ध्यान देना है। तो क्यों ना हम अपना पैसा एक प्रोफेशनल के हाथ में दें जो मार्केट को इन एंड आउट समझता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए अपनी वेल्थ को ग्रो करने का। एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड बेटर भी क्यों है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपका रिस्क डाइवर्सिफाई करके रिस्क कम कर रहा है आपको। आप ऑल दो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, पर अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर दोगे, मार्केट आपको बहुत बुरा फंसा सकता है। बट म्यूचुअल फंड आपका पैसा बहुत ज़्यादा जगहों पर डाइवर्सिफाई करके लगा रहा है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाता है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगाता है, जिसकी वजह से रिस्क बहुत कम हो जाता है। और एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जिसको बस एक SIP शुरू करनी है या फिर मार्केट की इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो म्यूचुअल फंड एक काफ़ी अच्छा जरिया है। आई थिंक वन टाइम नॉलेज अगर आप एक म्यूचुअल फंड या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बारे में ले लेते हो कि हाँ मतलब ये स्मॉल कैप एंड लो कैप मिड कैप अच्छा चलने वाला है, उसमें अगर हम डिवाइड करें, इस पे हम आगे बात करेंगे कि उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं या क्या बेसिकली परसेंटेज उसका रखना चाहिए। सो बेसिकली ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड्स में 3 कैप्स होते हैं, राइट, स्मॉल मिड एंड लार्ज कैप। जनरली अगर मतलब लोगों को थोड़ा तो वो स्टडी करना चाहिए, राइट, कि कैसे उसको उसमें ब्रेक कर सकते हैं। कोई इसका स्पेसिफिक परसेंटेज है कि हमें तीनों कैप्स में डिवाइड करना चाहिए, या फिर यू सजेस्ट कि अगर स्मॉल कैप में आपको जाना है तो आपको और थोड़ा सा आई थिंक और बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा इस चीज़ को टू अंडरस्टैंड कि स्मॉल कैप में आपको फ़ायदा मिल रहा है वो चीज़ करने का, या फिर यू सजेस्ट कि हम अगर लार्ज कैप में करेंगे तो वो एक आपका बेटर या फिर एक सेफर ऑप्शन है बेसिकली। तो इसमें मैं ये पहले बताता हूँ कि लार्ज कैप, मीडियम कैप एंड स्मॉल कैप में डिफरेंस क्या है।
लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे 20,000 करोड़ प्लस कंपनीज में लगाते हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, जो ईयर ऑन ईयर एक पर्टिकुलर रिटर्न दे रही है, ना ज़्यादा ना बहुत कम। तो आपका रिटर्न लेस है पर आपकी रिस्क भी बहुत लेस है। जैसे रिलायंस हो गया, ITC हो गया। राइट, या टाटा के स्टॉक्स हो गए। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपका पैसा उन कंपनीज में लगाती है जिनकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से कम है, जहाँ पर वो कंपनीज ग्रो कर रही हैं। उनके पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे देते हो कि वो ग्रो करके या तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं, बट अगेन द मार्केट कैन गो अदर वे अराउंड ऑल्सो। तो एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप माना जाता है, जिसमें रिटर्न ज़्यादा है बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। मीडियम कैप इन दोनों का बीच का है। सो मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर जिसको ठीक है थोड़ा रिस्क भी लेना है, थोड़ा रिटर्न भी नॉर्मल लेना है, तो मीडियम रिटर्न मीडियम रिस्क। ओके, तो आई थिंक जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स में अगर अपनी SIP चला देते हैं तो उनके लिए एक काइंड ऑफ सेफर ऑप्शन है एंड बेटर देन FD RD जो हमारे ट्रेडिशनल। अब बेटर देन RD और FD इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं RD FD आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट देती है। अब एक हिस्टोरिकल डेटा से पता है कि इवन लार्ज कैप भी जो आपको सबसे कम रिटर्न दे रहा है वो भी अराउंड 10 to 15% के बीच में घूमता है। स्मॉल कैप में भी कैन गो मोर देन 20% ऑल्सो। बट इवन जो आपका सबसे सेफ ऑप्शन है जो म्यूचुअल फंड में, वो भी आपको 10 से 15% का रिटर्न दे रहा है। इसलिए लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड शुड बी ट्रीटेड अबव या ट्रीटेड इन प्रायोरिटी टू FD और RD। बट अभी जो ये यूनियन बजट आया था, इसमें बेसिकली एक फ्लेवर दिखा था उस चीज़ का कि लास्ट कुछ सालों में FD में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गया है, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। सो गवर्नमेंट ने, आई वुड नॉट से कि कुछ हार्श स्टेप्स लिए हैं, बट वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है उनके चार्जेस, सो दैट जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली, वो FD की तरफ थोड़ा वापस से डाइवर्ज हों कि हाँ FD इज़ स्टिल एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि बैंक्स के पास लिक्विडिटी काफ़ी कम हो गई है। बैंक्स के पास लोन की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, बट उनके पास लोन देने के लिए पैसा कम हो रहा है, राइट? तो हाउ डू यू सी दैट सिचुएशन कि गवर्नमेंट के साइड से नेक्स्ट कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे कि स्टॉक मार्केट में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप डिस्करेज होगे, और वर्सेस FD में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे मे बी गवर्नमेंट के साइड से कुछ ल्यूक्रेटिव स्कीम्स आएंगी। जो ये आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट की साइड से ऐसा स्टेप आया कि डिस्करेज करी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, हमारी गवर्नमेंट कभी भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज नहीं करेगी। जो गवर्नमेंट डिस्करेज करेगी वो करेगी ट्रेडिंग को और FNO को, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि लोग सट्टा खेलते हैं, मतलब वो लोग सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं करते ना। तो ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ को डिस्करेज करेगी। और लोग अभी शिफ्ट क्यों कर रहे हैं FD से मार्केट की तरफ? क्योंकि मार्केट बूम पर है, मार्केट तेज़ी से भाग रही है, तो लोगों को लग रहा है, हाँ, तो लोगों को लग रहा है कि हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, तो वो FD से शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने बेयर मार्केट नहीं देखा है। करेक्ट। हाँ, बुल मार्केट ही चल क्योंकि रहा है। जो लोग कोविड के बाद आए हैं, मैक्सिमम डीमैट अकाउंट्स कोविड के बाद खुले हैं, उन्होंने डाउनफॉल देखा ही नहीं है। तो जैसे ये लोग डाउनफॉल देखेंगे वैसे ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इशू आएगा बैंक्स के पास, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन जिन्होंने मार्केट साइकिल्स देखी हैं, बूम देखा है, बेयर देखा है, बुल देखा है और बेयर देखा है, उनको पता है कि बॉस कुछ पोर्शन हमें सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में एलोकेट करके रखना ही चाहिए। तो FDs हैं अभी भी, बट जो नई जनरेशन आ रही है जो अभी अर्न करना शुरू हुई है, वो मार्केट की तरफ ज़्यादा भाग रही है। इसका एक रीज़न ये भी है कि पिछले 3-4 सालों में काफ़ी कंपनीज ने डीमैट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत इजी बना दिया। ज़ेरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया। कंपनीज घर, मतलब लोग घर पे अपना KYC करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। एंड इतना आजकल इन्फ्लुएंसिंग की वजह से लोगों का ध्यान जा रहा है कि SIP शुरू करो, SIP शुरू करो। तो इस वजह से भी काफ़ी यंग जनरेशन इज़ फॉलोइंग टूवर्ड्स कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है। बट अगेन वॉट शुभम सेड कि वहाँ पर अभी उन लोगों ने बियर रन नहीं देखा है, एंड इट कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है। दैट्स वेयर योर रिस्क एलोकेशन गेम कम्स इनटू प्ले, कि आपने अपना पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट्स में भी लगा रखा है कि अगर आपका वहाँ से पैसा थोड़ा डूब रहा है तो यहाँ से करके स्टेबल रहे। एटलीस्ट मतलब परसेंटेज कम है, बट एटलीस्ट आप उतना करके रखो कि एक सेफर है, मतलब सेफर साइड पे है। वहाँ पे तो कोई, मतलब वहाँ पे तो कोई कमी होगी नहीं कि हाँ इतना परसेंटेज है उससे कम जाएगा, वो वाली सिचुएशन होगी नहीं। दैट्स योर सेफ एलोकेशन जो दैट यू आर डूइंग, रिस्क मिटिगेट करके रखो, राइट। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अगेन मार्केट है,
मार्केट में मैंने आपको बोला कि चलो हिस्टोरिकल डाटा दिखा रहा है 10 to 15, बट कल को एकदम वो 2% पे गिर गया, व्हाट कैन यू डू? वहीं आपको FD 7% फिक्स रिटर्न दे ही रहा है, भले ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चल रही हो नीचे चल रही हो, आपको 7% मिलेगा ही मिलेगा। तो यही है कि कुछ पोर्शन जो है अपने पोर्टफोलियो का आपको फिक्स्ड या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रखना ही चाहिए। सो अब डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। जैसे आप भी बोल रहे हो कि कुछ पोर्शन सेफ इन्वेस्टमेंट में रखें, इज देयर अ फिक्स डेफिनेशन कि इतना पोर्शन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, इतना पोर्शन आप सेफ इन्वेस्टमेंट में या FD, गोल्ड या फिर कुछ और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करो? तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो पॉइंट है, मतलब क्या है कि तुम अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत रखो, क्योंकि वो बास्केट टूटी तो तुम्हारे सारे एग्स टूटे। तो बात यह है कि तुम डाइवर्सिफाई कर दो। होता क्या है, जनरली गोल्ड और मार्केट ना जनरली एग्जैक्टली नहीं, जनरली रिवर्स में चलता है। अगर मार्केट गिरेगी ना, आप देखोगे गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब तुम्हारा पोर्टफोलियो बिल्कुल डाउन ना हो जाए, तो इसलिए तुम कुछ पोर्शन गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखो, कुछ पोर्शन फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके रखो। अब डाइवर्सिफिकेशन तुम्हारी एज पे बहुत डिपेंड करती है और तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे बहुत डिपेंड करती है। अगर तुम यंग इन्वेस्टर हो, तुम रिस्क ले सकते हो, तो अपना 80% तुम रिस्की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, 20% तुम अपना सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करो। बट वहीं अगर तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट्स है, या तुम्हारे पास अब इतना टाइम नहीं दिख रहा तुम्हारे पास आगे, तो इस रेशो को रिवर्स कर दो। 80% सेफ, 20% रिस्की। अब यंग इन्वेस्टर पे बेनिफिट क्या है? एक तो टाइम का बेनिफिट है, और एक तो है उसकी इनकम का बेनिफिट है कि आज उसने अगर इनकम खो दी, वो कल कमा लेगा ज़्यादा। और टाइम ये है कि अगर 1-2 बेयर रन आ भी जाता है, तो उस पर टाइम इतना है कि वो बुल रन भी देखेगा और मार्केट ग्रो कर जाएगी। लेकिन जो ये थोड़ा एजड इन्वेस्टर है या ओल्डर है थोड़ा सा, उस पर ये दोनों बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए उसके लिए सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ज़्यादा प्रेफरेबल है और रिस्कियर कम। मेक सेंस। अगर किसी को भी इस झमेले में नहीं पड़ना कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या मैं कौन से म्यूचुअल फंड को चूज़ करूँ, कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, मेरे को कुछ नहीं समझना, मेरे को आप बस ये दे दो, मेरे को मार्केट बीट कर दो, अच्छा रिटर्न आ जाए, तो सिंपल निफ्टी 50 ETF के अंदर अपनी SIP शुरू कर दो, कुछ मत सोचो और, क्योंकि निफ्टी 50 मार्केट है। पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग आप 1 ईयर देख लीजिए, 3 ईयर देख लीजिए, 10 ईयर्स देख लीजिए, निफ्टी ने 10% के ऊपर रिटर्न दिया। सो आपको इन्फ्लेशन बीट होकर मिल रही है। इट्स अ नो ब्रेनर, आप निफ्टी 50 में जाकर ETF शुरू कर दीजिए या अपनी SIP शुरू कर दीजिए। वहाँ पे तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे रिटर्न्स। हाँ, एटलीस्ट FD से बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे आपको, पर प्लस सेफ भी है। हाँ, काफ़ी बार काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। मार्केट को बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि निफ्टी 50 पे बैट करना, तुम इंडिया के ऊपर बैट कर रहे हो, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज पे, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी है ही। यस, मतलब इट इज गोइंग टू ग्रो, और ये बोलते हैं कि 2050 तक इट इज गोइंग टू ग्रो वेरी एक्सपोनेंशियली। सो अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि नॉट मेजॉरिटी जनता जो इंडिया की है वो बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो अगर किसी की बहुत ही लिमिटेड सैलरी है, लेट्स से 30-40 हज़ार, ठीक है, उसमें कैसे वो अपने कैसे इफ़ेक्टिवली उसको सेव कर सकते हैं, या उसमें कैसे मैनेज कर सकते हैं एटलीस्ट कि हाँ इतना % आप सेविंग में डाल रहे हो, उसमें कुछ आपके पास ऐसे टिप्स होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? जब भी तुम्हारी सैलरी इतनी कम है ना, 30,000 40,000, मेरा ये पर्सनल मानना है कि तब तुम्हें सेविंग्स की तरफ जाना नहीं चाहिए। जो भी तुम पैसा बचा पा रहे हो उसको तुम किसी ना किसी स्किल में इन्वेस्ट करो अपनी। और पहला पॉइंट तुम्हारा ये होना चाहिए प्रायोरिटी, कि तुम अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ करो। अगर तुमने मान लो 30,000 रुपये में बहुत ही मुश्किल से बचा कुचा के 5,000 रुपये की SIP शुरू कर दी, उसका कोई बहुत मेजर रिटर्न तुम्हें मिलेगा नहीं। अपने इंश्योरेंस टेक केयर कर लो, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद जो भी तुम पैसा बचा पा रहे हो उससे कोई ना कोई स्किल सीखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, जो भी तुम्हें लगता है, डेटा एनालिटिक्स सीखो, जो भी तुम्हें लगता है इन डिमांड स्किल्स हैं वो सीखो, और अपनी इनकम ग्रो करो। क्योंकि जब भी वेल्थ जनरेट होती है ना, वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से नहीं होती, वो तुम्हारी इनकम से जनरेट होती है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तुम्हारी इनकम को बचा के उसको ग्रो करने का तरीका, बट उस टूल्स को यूज़ करने के लिए फर्स्ट तुम्हारे हाथ में इनकम होनी चाहिए। हाँ, अदरवाइज अगर स्किल ग्रो नहीं करोगे तो आप वही 30-40 हज़ार पे रहोगे। कब तक बैठोगे भाई?
बट जैसे जो लेट्स से टियर 2 या टियर 3 या टियर 4 सिटीज़ के जो लोग हैं, राइट, वो आई थिंक उतना जल्दी या उतना एक्सपोनेंशियली शायद नहीं ग्रो कर सकते अपने स्किल्स ड्यू टू मे बी लिमिटेशंस ऑफ द एक्सपोजर ऑफ यू नो आई वुड से टूल्स या ट्रेनिंग्स वॉट एवर इट इज़। तो वो लोग एटलीस्ट कैसे मतलब इस इतनी सी सैलरी में कुछ मैनेज कर सकते हैं? इज देयर सम परसेंटेज कि अगर सपोज जैसे आपने बोला कि 5,000 डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट कहीं पे ऐसा है कि थोड़ा बहुत अकाउंट अगर वो मैनेज करके। अब अगर मैं टियर 2 सिटी वाले बंदे को ये बोल दूँ कि भाई तू डीमैट अकाउंट खुलवा ले और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर, अगर वो इतना पेन ले रहा है कि मैं म्यूचुअल फंड कि मैं एक डीमैट अकाउंट भी खुलवाऊँ, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में पढूँ और मैं इन्वेस्टमेंट, इससे बढ़िया तो वो अपने काम में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करे। एंड कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया ने ना ये थोड़ा बना रखा है कि एवरीवन शुड इन्वेस्ट। एंड कहीं ना कहीं लोग ना अपने आप को इस चीज़ का बर्डन समझते हैं, मतलब अपनी सैलरी पे बर्डन ले लेते हैं कि 30,000 की सैलरी है, उसमें मुझे कैसे भी करके 5,000 की SIP निकालनी है, भले ही बाकी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, खुद की कोई लर्निंग नहीं हो रही। मतलब इससे बढ़िया यू कैन इन्वेस्ट ऑन मेनी थिंग्स ना, जैसे शिवम ने बोला कि अपनी कोई स्किल डेवलप करो। इवन टियर 2 सिटीज़ में जो रहते हैं, वीडियो एडिटिंग, दे कैन लर्न वीडियो एडिटिंग। मैं आपको बताऊं, जो हमारे चैनल की वीडियो एडिटिंग है वो गुजरात में किसी छोटे से गांव में बैठ के एक Right. लड़का कर रहा है। ओके, वेरी मतलब इंटरेस्टिंग। करने को काफ़ी कुछ किया जा सकता है। हाँ, मतलब SEO, वीडियो एडिटिंग ऐसे स्किल्स हैं जो आप अगर किसी ऑफ बीट एरियाज में भी बैठे हुए हैं तो भी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। राइट। एंड आज के टाइम पे यूट्यूब पे सब लर्निंग्स अवेलेबल है, मतलब ये भी नहीं कि उनको ज़्यादा पैसा खर्चने की ज़रूरत है। अब तो गांव-गांव में सब कुछ अवेलेबल है। सो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं जो मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लस अपनी वेल्थ जनरेशन का बेटर ऑप्शन हो। LIC इज़ देयर, बट LIC के अलावा कुछ और ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो यूज़र्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो LIC की स्कीम्स है ना, जो LIC की आप इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की बात कर रहे हो, वो कभी नहीं करवानी चाहिए। LIC जो है वो इंश्योरेंस कंपनी है। हमें ये बात समझनी चाहिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग चीज़ें हैं। हम इंडियंस क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं दोनों को, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को लिंक कर देते हैं और वहाँ हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। रही बात आपके क्वेश्चन की कि क्या गवर्नमेंट स्कीम है, तो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, वो EEE कैटेगरी में आता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम 500 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर से लेकर 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर तक। तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी कैसे है, इस पर 7 से 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो जब आप 1.5 लाख रुपए PPF के अंदर डालते हो, इस 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी ATC में। फर्स्ट पॉइंट पे एग्जेम्प्ट हो गया। अब जो ड्यूरिंग द टेन्योर आपको इंटरेस्ट मिला है 7 से 8% का, वो इंटरेस्ट इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट। ये सेकेंड पॉइंट पे एग्जेम्प्ट हो गया। अब आफ्टर लॉकिंग पीरियड जब आप उसको विड्रॉ करते हो, वो विड्रॉल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट। ये थर्ड पॉइंट पे एग्जेम्प्ट हो गया। तो सबसे बेस्ट स्कीम जो गवर्नमेंट की है और जो कोई भी यूज़ कर सकता है, भले छोटा या फिर कोई बड़ा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। फर्स्ट स्टेप तो PPF एंड होना चाहिए। अगेन इट इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है, यहाँ पर आपका पैसा नहीं डूबेगा। और यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि यार सिर्फ 7 से 8% कमा रहा हो, तुम्हें ये भी देखना कि तुम 7 से 8% पे कोई टैक्स नहीं है, तुम अफेक्टिवली 10 से 11% कमा रहे हो। एंड सिमिलरली NPS इज आल्सो अ स्कीम। NPS के अंदर क्या है, एक तो लॉकिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, उसके बाद तुम सिर्फ 40% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, 60% तुम्हें एन्युटी करवानी पड़ती है। एंड दैट टू या आई थिंक ये रेशो मुझे कंप्लीटली याद नहीं है, बट कुछ पोर्शन है जो तुम विड्रॉ कर सकते हो और कुछ पोर्शन है जो तुम्हें एन्युटी करवानी पड़ती है। एन्युटी मतलब? एन्युटी का मतलब ये है कि तुम अपनी पसंद की हुई किसी कंपनी के साथ जो तुम्हारा पैसा बच गया NPS में, वो उस कंपनी को दे दो और वो कंपनी तुम्हें हर ईयरली या हर कुछ टाइम पीरियड में एक फिक्स्ड अमाउंट देती रहेंगी। बट अगर आप इसका इफेक्टिवली रिटर्न निकालोगे ना, इसका रिटर्न 6 से 7% का आता है। एंड NPS काफ़ी तो वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहे। राइट। एंड NPS काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है जो इस माइंडसेट से फॉलो करा जाता है कि आप पैसा कहीं लगा दो ताकि आप खर्च ना करो, क्योंकि उसका लॉक इन पीरियड टिल 58 ईयर्स ऑफ एज है।
आपको उसके पहले निकालने के लिए मतलब काफ़ी झमेला है। राइट एंड मतलब अगर कोई सपोज कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये सब नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट पीपीएफ इज द फर्स्ट, एंड तब Right. बोलते हैं PPF कि is the ठीक है first. आप एनपीएस में भी डाल दो अगर आपके पास बच रहा बट है। एनपीएस का आई थिंक टैक्सेशन में भी ये होता है ना, टैक्सेशन में 50,000 50,000 का एडिशनल। बेनिफिट है। आपने देखा होगा, मैंने एनपीएस का नाम नहीं लिया, मैंने जान के नहीं लिया, क्योंकि एनपीएस से टैक्स बचा के ना इतना बेनिफिट नहीं है उसका। आपका पैसा बहुत लंबे टाइम के लिए फंस जाता है और उसके बाद विड्रॉल भी पूरा नहीं है, फिर एन्युटी। तो जब तक बहुत ही ज़रूरी ना हो जाए कि मेरी सैलरी कुछ ही हल्का से टैक्स ब्रैकेट में आ रही है और मेरे पास और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बच नहीं रहा है, तब मैं जाऊँगा एनपीएस पे, वरना मैं एनपीएस पे जाऊँगा ही नहीं कभी भी। वरना 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन तो 1.5 लाख के ऊपर मिल जाती है। दैट इज़ नॉट सो बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। आपका पैसा बहुत लंबे टाइम के लिए फंस रहा है, आप एनपीएस ऑप्ट ना करें तो बेटर है। बट अगर आपकी सैलरी 15 लाख अबव है देन इट स्टिल मेक सेंस। देन ऑल्सो इट स्टिल, हाँ, इट डजंट मेक सेंस बिकॉज आपका अगेन लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा है। उसका मतलब- मैं आपको बताता रहा हूँ कि एनपीएस कहाँ सेंस बनाएगा। जैसे मान लो मेरी सैलरी जस्ट जैसे 5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है, 5.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं होगी, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो मेरी अगर सैलरी 5.5 से थोड़ी सी ऊपर जा रही है और मेरे पास और कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा इन्वेस्ट करने का, तो मैं एनपीएस में डाल देता हूँ। बट यूजुअली ऐसा होगा नहीं कभी। बट दैट टू फॉर ओनली दैट ईयर। मतलब आपको नेक्स्ट ईयर से बेटर प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने टैक्सेस की, ताकि वो कभी ऑप्शन आपके उस ऑप्शन तक पहुंचो ही ना कि एनपीएस में पैसे डालने की जरूरत पड़ रही है। बट आई थिंक एनपीएस में बहुत लोग पैसा डालते हैं, मतलब डालते हैं। मैंने भी डाला हुआ है। डालते हैं। मैं भी लगाता हूँ। हाँ, डालते हैं। मतलब कभी ये वाला पर्सपेक्टिव नहीं पता था। पता तो है कि हाँ लॉक इन पीरियड बहुत ज्यादा है, बट उस एंगल से कभी सोचा नहीं था कैलकुलेट नहीं कि किया कि 6-7% का हाँ। इफेक्टिव आप रिटर्न कहीं ना होता है। कहीं उस 50,000 का टैक्स बचाने के चक्कर में अपना पैसा ना, मतलब वो 50,000 कहीं और इन्वेस्ट कर दो एंड उससे आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो कि आप एनपीएस से बचोगे, टैक्स बीट कर नहीं, जाओगे। बट वो 50,000 में से एसेंशियली आपका, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 35,000 ही बचेगा, क्योंकि 15,000 यू एंड अप पेइंग टू टैक्स, राइट? सो अगर वो वाला कैलकुलेशन करें, सो विल इट स्टिल मेक 6-7%? सो हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर ही रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको वुमेन की तरफ लेकर जाना चाहूँगी। बेसिकली आई वांट टू अंडरस्टैंड कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 जो भी सिटीज़ हैं, कुछ ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो बहुत ही वुमेन सेंट्रिक हों, जहाँ से दे कैन ऑल्सो बेनिफिट। मे बी वो कोई छोटा मोटा जॉब कर रही हैं, या फिर कैसे भी करके सेव कर रही हैं, या फिर अगर इफ़ ओनली हस्बैंड इज़ अर्निंग, उनके नेम पे हम कुछ ऐसी ये जो योजना वगैरह निकलती है, कोई एक स्पेसिफिक योजना करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो रहा है, या लो अर्निंग इनकम फैमिली के लिए भी एक तरह से दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दोज गवर्नमेंट स्कीम्स। यार दो तो बहुत ही कॉमन स्कीम्स हैं। एक है सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये क्या है, ये तुम्हारे गर्ल चाइल्ड के लिए। ये तुम तभी इन्वेस्ट करते हो जब तुम्हारे पास एक गर्ल चाइल्ड है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर तुम्हारी गर्ल चाइल्ड 10 ईयर्स से कम है तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, और इस पर जो तुम्हें अमाउंट मिलती है, इंटरेस्ट जो मिलता है, वो 8% कंपाउंडिंग होके मिलता है हर ईयर। और तुम इसमें 21 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हो, जब से तुमने अकाउंट ओपन करा तब से 21 ईयर्स, या फिर 18 साल के बाद, जब तक उस गर्ल चाइल्ड की शादी हो जाती है, विच एवर इज अर्लियर। एक तो ये स्कीम हो गई। सेकेंड स्कीम इज़ महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट। ये हर एज के वुमेन को ऑफर किया गया। देन दे कैन इन्वेस्ट अप टू 2 lakhs, दैट वुड बी लॉक्ड इन फॉर 2 years, जिस पे इंटरेस्ट मिलता है 7 to 8%। अगेन ये जो स्कीम्स हैं ये वुमेन को इसलिए दी गई हैं ताकि उनका एक भरोसा बने रहे सरकार पे कि अगर वो अपना पैसा लगा रही हैं, अगर उनकी कुछ सेविंग्स होती हैं तो वो इस जगह पे लगाकर कुछ इंटरेस्ट कमा सकें, प्लस उनको कुछ वो पैसा खोने की भी दिक्कत ना हो। तो उनको बस इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। मतलब ये भैया कि जैसे वुमेन के पास घर के अंदर 1.5-2 लाख रुपए पड़े होते हैं ना, तो वहाँ पे रखने की जगह तुम इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दो। ओके, एंड वहाँ से पुल आउट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जैसा आपने बोला कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कोशिश की गई है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अगर फैमिली में हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या कुछ भी ऐसा सिनारियो क्रिएट हो जाता है जहाँ पे द वुमेन इज़ ओनली वन टेकिंग केयर ऑफ एक्सपेंसेस, या उनको पता करना है कि अच्छा अब ये ऐसी सिचुएशन आ गई है, हस्बैंड ने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ करे हुए थे, राइट? कई बार क्या होता है उन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाउ कैन दे मेक देमसेल्व्स मोर अवेयर कि ये जो छोटे मोटे जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मेरे हस्बैंड ने कहाँ पे डाले हुए हैं, उन चीज़ों की किस हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि टीयर 1 सिटीज़ में फिर भी
वुमेन को किसी हद तक एक इन्फॉर्मेशन होती है, बट अगर हम छोटे सिटीज़ और टाउन्स की बात करें, इनफैक्ट आई थिंक टियर 1 में भी नहीं होता है, काफ़ी लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में, तो वो कैसे अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं इन चीज़ों पे? यार ये चीज़ जो है वुमेन को, ये डिनर टेबल डिस्कशन होनी चाहिए हस्बैंड के साथ, हर एक महिला की 4 चीज़ों पे तो डिस्कशन होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टीज़, और भी कोई अगर कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो। मतलब हर किसी को ये पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका नॉमिनी कौन है, कहाँ कहाँ इंश्योरेंस कर रखी है, उसका नॉमिनी कौन है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी डाउन पेमेंट कितनी जा रही है, उसका लोन चल रहा है नहीं चल रहा, या उसकी कितनी और पेमेंट होनी है। फोर्थ, कौन से ऐसे कोर्ट केसेज है जो उन प्रॉपर्टीज़ पर चल रहे हैं या आपके हस्बैंड के ऊपर चल रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक पॉइंट और, वुमेन को पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस के मैटर्स में ही अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो किस एजेंट से कब कनेक्ट करना है, क्या प्रोसेस है। हस्बैंड्स को ये अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए ही, अपने घर की महिला को ये बता के रखना चाहिए कि सपोज़ एक हेल्थ इमरजेंसी आ गई तो इस बंदे से कनेक्ट करना है, या इस वेबसाइट पर जाना है, इस पोर्टल पर जाके ये मेरी लॉगिन आईडी है, यहाँ पे लॉगिन करना है। बेस्ट वे इसका ये होना चाहिए, एक फिजिकल डायरी मेंटेन होनी चाहिए जहाँ पे आपके सारे अकाउंट नंबर, आपके इंश्योरेंस नंबर, आपके इंश्योरेंस पोर्टल के पासवर्ड्स वगैरह, उसके साथ एक टैग में आपके इंश्योरेंस कार्ड्स वगैरह, ये सारे एजेंट्स के नंबर ये होने चाहिए। तो इससे क्या बट है, अगर वो डायरी में पासवर्ड भी मेंटेन करके रखेंगे तो डेटा थेफ्ट का इशू नहीं रहेगा? डेटा थेफ्ट का इशू यूजुअली, मैं डायरी इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है हस्बैंड के फ़ोन में सब कुछ हो और हस्बैंड को कुछ हो गया, वो फ़ोन नहीं खुल रहा। डायरी में इसलिए कह रहा हूँ कि डायरी जो है, एक छोटी डायरी हस्बैंड वाइफ अपने बेडरूम में रख ले। वो बेडरूम मतलब दैट इज़ द मोस्ट सिक्योर प्लेस उन दोनों के लिए। और डेटा थेफ्ट यूजुअली फ़ोन हैक हो गया तो ज़्यादा रहता है डेटा थेफ्ट का इशू। और डायरी क्या इजीली एक्सेसिबल है, मतलब वो डिलीट नहीं हो जाएगी एकदम से। तो वुमेन ये एक बेसिक चीज़ करनी चाहिए हर वुमेन को, जिससे वो एक बेसिक वे में एम्पावर फील कर सकते हैं कि हाँ हमें पता है कि हमारे घर का पैसा कहाँ लग रहा है, और इमरजेंसी सिचुएशन में मेरे को पता है, मेरे हाथ में कंट्रोल है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में ना होता क्या है कि कई बार, नॉट इन एवरी सिचुएशन बट मैक्सिमम देखा गया है कि रिलेटिव्स इस इन सिचुएशंस का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, राइट? बिकॉज ठीक है, लेडी है, अब अलोन है, उनको नहीं पता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, तो अगर कोई रिलेटिव इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, बी इट इन द इमीडिएट फैमिली ऑल्सो, ऑफकोर्स लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एंड कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल एकदम से हस्बैंड टर्मिनली इल हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो तुम्हारी वाइफ को पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस ले रखा है, मतलब हस्बैंड को पता है कि ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर कवर्ड इन दैट इंश्योरेंस। पर अगर वाइफ जाकर मतलब हॉस्पिटल में दिखाई नहीं पाएगी बिल को, या ई कार्ड को दिखाई नहीं पाएगी, तो वो क्लेम कर ही नहीं पाएंगे। एंड दैट्स मतलब तुम पैसा फंसा भी चुके बट उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। इसका ना एक और बेनिफिट है, जैसे मान लो वुमेन को डाइवोर्स लेना पड़ता है, अगर वुमेन को पता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वो अपना क्लेम प्रॉपर्ली मांग सकती है। क्योंकि मोस्ट केसेस में पता ही नहीं होता, तो उन्हें पता ही नहीं मुझे क्लेम क्या करना है, उनके लॉयर्स को नहीं पता उन्हें क्लेम क्या करना है। तो मतलब अगर सिर्फ नॉलेज लेने से वुमेन काफ़ी एम्पावर हो सकती है। आई थिंक इस केस में हार्दिक पांड्या वाज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, इसीलिए उसने अपनी मदर के नाम पे प्रॉपर्टी करवा रखी Yeah, थी। that could he be a was strategy. he was very visionary in that way. हाँ, अभी मीम्स तो यही चल रहे हैं कि पता नहीं यार वो कितना बेनिफिशियल रहा है उसके लिए, क्योंकि जो मैंने सुना है 63 करोड़ की शायद सेटलमेंट हुई है जो उनकी। अब But ये again, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल था, अब ये एलिजिड था, पता नहीं कितना सच्चा। दीज थिंग्स इन्वॉल्व, मतलब किड भी था उनका, तो हो सकता है सेटलमेंट फिर भी दे दियो, मतलब इट्स अपॉन हस्बैंड एंड वाइफ, कुछ भी हो सकता है इन केसेस में। म्यूचुअल डिसीजन। So we are discussing educating women on finance and financial awareness. So I think women are बेस्ट फाइनेंस मैनेजर, बिकॉज मैं अगर मेरी मदर की बात करूँ, उनका फेवरेट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दैट इज़ ईदर गोल्ड और सिल्वर। और मैंने देखा है कि मेरी मदर गोल्ड में तब से इन्वेस्ट कर रही हैं जब गोल्ड 2000 रुपीज़ पर ग्राम या फिर इवन लेस देन दैट था।
तब से मेरी मदर और फादर के बीच में हमेशा ये डिसएग्रीमेंट्स होते हैं. माय फादर कीप्स ऑन सेइंग कि नहीं गोल्ड सस्ता होगा एंड माय मदर केप्ट ऑन सेइंग कि देखना ये गोल्ड इंक्रीज होगा. सो ये डिस्कशन मैंने व्हाइल ग्रोइंग अप आई हैव सीन ऑलमोस्ट डेली इन माय हाउस होल्ड, राइट. सो और आई थिंक सभी के घर में कॉमन है कि मदर का फेवरेट इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड. तो डू यू थिंक दैट गोल्ड इन जनरल, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा गोल्ड का प्राइस 80,000 टच कर गया है, सिल्वर 1 लाख क्रॉस कर गया है. सो डू यू थिंक इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग रन? यार गोल्ड जो है काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है. गोल्ड जो है गोल्ड रियल मनी है. जब भी पहले करेंसी नोट्स इशू होते थे ना वो बैक्ड बाय गोल्ड होता था. अब नहीं होता, बट पहले जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था दैट वाज गोल्ड बेस्ड. तो जो सबसे असली करेंसी है वो गोल्ड है. जो हमारे हाथ में वो तो पेपर मनी है. इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे, बैक्ड बाय गोल्ड कैसे होता था? मतलब जब भी कोई कंट्री करेंसी प्रिंट करती है उसके पास उसको बैक करने के लिए उतनी ही वैल्यू के गोल्ड होने चाहिए. ओके. तो ये जो आरबीआई के पास इतने गोल्ड रिजर्व्स हैं वो वाली जो टर्म है, अब ये नहीं होता. अब क्या है कि अब डॉलर्स में रिजर्व्स इकट्ठा होते हैं. फॉरेक्स रिजर्व, गोल्ड रिजर्व भी होते हैं पर फॉरेक्स रिजर्व्स भी होते हैं क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गई है. बट पहले क्या था कि गोल्ड बैक्ड होता था सब कुछ. तो गोल्ड जो है रियल करेंसी है. अब गोल्ड का प्राइस मैंने आपको बोला था कि मार्केट से भी वो लिंक्ड होता है कि अगर मार्केट गिर रही है ना तब भी गोल्ड ऊपर चला जाता है. तो गोल्ड एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है. पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं. अगर हम ज्वेलरी खरीद रहे हैं दैट इज़ नॉट जनरली एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्वेलरी खरीदते टाइम हम जीएसटी पे कर रहे हैं, हम मेकिंग चार्जेस पे कर रहे हैं. मेकिंग चार्जेस पे भी जीएसटी लग जाता है. तो गोल्ड इस फॉर्म में हमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए. गोल्ड का जो आज के टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. जो गवर्नमेंट इशूड होते हैं उस पर तुम बॉन्ड खरीद लो तो वहाँ पे गोल्ड नहीं आता, गोल्ड की वैल्यू का बॉन्ड आ जाता है. गोल्ड के प्राइस के हिसाब से उस बॉन्ड का प्राइस मूव करता रहता है और तुम्हें हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है. तो और अगर तुम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उस बॉन्ड को बेचते हो वो टैक्स फ्री होता है. और आई यहाँ- थिंक जब गोल्ड एसडीबी परचेज करते हो तो मार्केट रेट से थोड़ा सस्ते रेट में भी मिलता है एसडीबी. मतलब गोल्ड की ज्वेलरी का जो रेट है उससे सस्ता मिलेगा. मतलब गोल्ड रेट पे मिलेगा. हाँ. और क्या है लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है उसकी, तुम कभी बेच सकते हो. बट एसडीबी का लास्ट ट्रेंच तो आई थिंक काफी पहले आया था. काफ़ी पहले आया था बट अभी मार्केट में मिलता है. मतलब मार्केट में ट्रेड होता है, सब्सक्राइब नहीं होता. ये एक्चुअली मार्केट में कुछ ट्रेड होता कुछ स्पेसिफिक टाइम पे निकालते हैं ना कि Correct, हाँ इतने आप इस टाइम पे निकलेगा उसमें आप इन्वेस्ट कर एंड सकते इसमें हो. अगेन 2 बेनिफिट्स हैं. आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है एंड आपको जो गोल्ड की अप्रिसिएशन हो रही है वो तो हो ही रही है. और टैक्स फ्री है. राइट. ये गवर्नमेंट ने ना अब निकालना बंद कर दिया क्योंकि उनको दिख गया कि इससे हमारे ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है. हाँ लोग करने लगे हैं अब काफी वैसे एसजीपी में इन्वेस्ट. इससे ना एक चीज और है, जैसे एग्रीगेटर्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड में, राइट. जैसे मैंने लिया था पेटीएम गोल्ड, उसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? यार जीएसटी आपको उधर भी पे करना है. बाई और सेल दोनों पे करना होता बाय है. और सेल दोनों पे करना होता है. करेक्ट. तो वो इतना बेनिफिशियल है नहीं. इससे बढ़िया आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो. अच्छा ईटीएफ क्या है? ईटीएफ क्या होता है, म्यूचुअल फंड की तरह होता है बट वो गोल्ड लिंक्ड होता है. गोल्ड के प्राइसेस से ऊपर नीचे उसमें आता है. कोई जीएसटी नहीं है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है. बट जो म्यूचुअल फंड का एक एक्सपेंस रेशो होता है ना वो पे करना होता है. वो अराउंड होगा 0.5% के अराउंड. बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मतलब घर में जो लेडी होती हैं वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करती हैं. तो कंसर्न ये है कि सारा मनी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी अवेयर. मतलब ऐसे ही आई हैव हर्ड अ सर्वे, एक टियर 1 की 10 पीपल को लिया गया था जिसमें 5 लड़के थे 5 लड़कियाँ थी. सो दे वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एंड दे वर टोल्ड कि अगर तुम्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैं बोलूँगा पता है तो एक स्टेप आगे लेना, नहीं पता तो एक स्टेप पीछे लेना. सो द टर्म स्टार्टेड विद शॉपिंग या फिर और हाउस होल्ड थिंग्स. इवन मैन जानते थे, इवन वुमेन जानते थे, दे ऑल वर स्टेपिंग इन फ्रंट. बट जैसे जैसे टॉपिक्स फाइनेंस की तरफ मूव ऑन होने लग गए, वुमेन वर टेकिंग अ स्टेप बैक एंड मैन वर मूविंग फॉरवर्ड. एंड एंड रिजल्ट ये था कि ऑल मैन वर स्टैंडिंग इन फॉरवर्ड एंड ऑल वुमेन वर स्टैंडिंग इन द बैक. And when was this survey conducted? सो दिस वॉज अ जनरल स्टडी जो एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंटेंट बनाने के लिए किया था. कोई ऐसी रिसर्च थी India based. इंडिया बेस्ड. सो इस समय एक चीज़ ये पता लगती है कि women आर नॉट अवेयर अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. वो गोल्ड में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि पहली बात तो सेफ है
उनको पहले से बताया गया, उनकी मदर्स ने बताया कि गोल्ड इज़ द सेफेस्ट देयर इज़। तुम गोल्ड को घर में जमा रख लो, तुम गोल्ड को लॉकर में जाकर जमा रख लो एंड वो हमेशा काम आएगा। वो चीज़ सच भी है, मतलब एस जी बीज़ आर देयर, बट विमेन का ये मानना रहता है कि इमरजेंसी में यही गोल्ड बेच के मुझे पैसा मिलेगा। बट दे शुड बी अवेयर अबाउट अदर ऑप्शंस एज वेल, कि अगर उनके पास 2 लाख रुपए हैं तो अगर 50,000 का गोल्ड ले रहे हैं तो 1.5 लाख कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो कि लिक्विड भी हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है ना, अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज कर रहे हो तो उसका गोल्ड थेफ्ट का भी इशू है, Right. आपको उसके सिक्योरिटी पे या फिर लॉकर में परचेज Locker कर exactly. लॉकर के चार्जेस आपको Exactly. ईयरली पे करना पड़ेगा। राइट राइट। राइट। सो इस बात का क्रक्स ये निकल के आया है कि आपकी वाइफ हैं, आपकी डॉटर हैं, मदर हैं, उनको एटलीस्ट एजुकेट करें इन सब चीज़ों के बारे में कि आपने इन्वेस्टमेंट किस किस तरह से करी हुई है, कहाँ कहाँ करी हुई है, क्या उसके क्रेडेंशियल्स हैं, पासवर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एंड जितना आप स्टडी कर रहे हैं खुद से समझने के लिए कि ठीक है आप इतना कमा रहे हैं, आप उसको ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ मेक दिस अ normal conversation with your family members so that they are aware. Unfortunately अगर कोई ऐसी situation आ जाती है where you know somebody is not available who is making these investments, तो आपको at least पता होना चाहिए and you are aware, and इस चीज़ का कोई फिर गलत फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगा। So make yourself like educate yourself on investments and credentials. सो आई विल ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल अबाउट दिस। मेरी दादी हैं, ठीक है, तो शी हैज़ मनी इन अ बैंक अकाउंट, तो वो मुझे देना चाहते थे कि चल ठीक है 1 लाख रुपए तेरे नाम करवाऊंगी। तो अब मैंने उनको बोला कि ठीक है, मतलब आप 1 लाख रुपए मैं तेरा नाम पोस्ट ऑफिस में आकर करवाऊंगी, वहाँ मुझे एक स्कीम पता है कि 10 साल में पैसा डबल। मतलब ऑल्दो इट इज़ अ गुड स्कीम, इट इज़ अ बैक्ड स्कीम, सेफ स्कीम, बट रिटर्न वाइज ओनली 4%, 4 to 5%। अब अगेन वही पैसा वो 1 लाख मार्केट में लगाओ या कहीं और लगाओ, इवन एफडी में लगा दो, वो रिटर्न ज़्यादा दे रहा है। बट वो माइंडसेट पहले से बना आ रहा है कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी एज सेव एज पॉसिबल, एंड कि सेफ इन्वेस्टमेंट्स और भी अवेलेबल है, बट उनको पता ही 1-2 चीज़ें। राइट। सो एक काफ़ी फेमस ज्वेलरी ब्रांड है जिनका टैगलाइन है हीरा है सदा के लिए, राइट। सो उससे ये परसेप्शन जाता है कि यार हीरा है, ऑफ कोर्स काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, काफ़ी ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा, बट लास्ट 1 साल का अगर ट्रेंड देखें तो हीरे की वैल्यू में काफ़ी डेप्रिसिएशन देखा गया है, अराउंड 20 to 30% डेप्रिशिएट हुआ है। सो डू यू थिंक इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या फिर इट्स ओनली अ डिज़ायर और अ लग्जरी? So diamond industry is only a luxury option. It is not an investment option. आपको रीसेल करने में दिक्कत आती है, आपकी वैल्यू डिप्रिशिएट करती है, एंड इवन इसलिए आजकल डायमंड्स के लैब ग्रोन डायमंड्स भी अवेलेबल होते हैं कि लोगों को बस वो एक टाइटल फुलफिल करने के लिए मार्केट में आकर परचेज करना है। इन्वेस्टमेंट आपकी सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर की रहती है जहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलता है। डायमंड इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ जस्ट अ लग्जरी परचेज जो आपको बस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप करते हो। ओके, सो एक बहुत ही फेमस टॉपिक की तरफ मैं आ रही हूँ। फेमस नहीं, एक्चुअली पर्सनल इंटरेस्ट है मेरा। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन और डिबेट भी चलता है कि वी शुड बाय अ हाउस और रेंट अ हाउस। तो ये रेंटिंग और बाइंग के जो ऑप्शंस हैं दोनों, व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव्स कि विच वन इज़ अ बेटर ऑप्शन? अगर फॉर एग्जांपल टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ पे हम अगर इन पे फोकस करें तो कुछ ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं कि आपको ठीक है टियर 1 है तो मे बी यू बाय और रेंट, या फिर टियर 2 और 3 है तो यू नो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको बेनिफिट करेगा। क्या आपके थॉट्स हैं इस पे? व्हाट इज़ अ बेटर ऑप्शन? यार मतलब ये चीज़ टियर 1 या सिटीज़ के हिसाब से मेरे को लगता कि होगी। मेरा पर्सनल ये मानना है कि अब ये ना बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि इसमें जहाँ पर भी तुम्हारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, वो टॉपिक पर बवाल हो जाएगा। अब मैं बस अपने एंगल से बता सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि जब तक तुम्हारी इनकम इतनी नहीं बढ़ जाती क्योंकि तुम एक घर ले सको, तब तक मुझे नहीं लगता ये घर लेना सेंसेबल है। बट ऑफ कोर्स जिन लोगों के पास, अब मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक एंसेस्ट्रल हाउस है, तो मैं हो सकता है मैं रेंट पे रहना, मैं कंफर्टेबली रेंट पे रह लूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को कोई अगर घर से निकाल देगा तो मेरे पास एक एंसेस्ट्रल हाउस है जाने के लिए। बट हो सकता है लोगों के पास नहीं हो, तो लोगों के पास मतलब उनको अपनी इनकम के हिसाब से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि घर लूँ और लूँ तो कितनी जल्दी लूँ। अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो कोई सेंस नहीं बनता, बट अगर आपकी इनकम इतनी हो गई है कि आप अपनी सैलरी का 30 to 40% के अंदर अपनी EMI भर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप सोच लो कि उस घर पे
एक घर लिया जा सके और उसे EMI पे लिया जा सके। वहीं रेंटिंग के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, पर ऑब्वियसली कॉन्स भी हैं। रेंटिंग में जब तुम्हारी इनकम कम है, तुम छोटे घर में रह लो, इनकम बढ़ गई, तुम बड़े घर में शिफ्ट कर लो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर तुम सिटीज़ ट्रैवल करते हो, काफ़ी तुम्हारी जॉब ऐसी है कि तुम्हें अलग अलग स्टेट्स में जाके रहना पड़ता है, तो रेंट करो। लेकिन अगर वहीं तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है कि तुम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो एक जगह से और तुम्हें वहीं रहना है, तब हम सोच सकते हैं कि घर खरीदना सेंस बनाता है। बट फिर यहाँ पे ये भी तो है ना कि अगर आप रेंट आउट करके रह रहे हो तो जो मंथली रेंटल दे रहे हो इट्स सॉर्ट ऑफ अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि उसका आपके पास कोई एसेट तो नहीं बन रहा है ना, वो जो भी पैसा दे रहे हो आप, इट्स अ गॉन केस फॉर यू। यार रेंट जो भी तुम पे कर रहे हो और जो तुम EMI पे कर रहे हो, वो दोनों इक्वल नहीं होगी कभी आई भी। थिंक Correct, वो ऑलमोस्ट correct. डबल ही अमाउंट होता है। हाँ, डबल से ज़्यादा ही होगा। नहीं, बट आप अपना एक एसेट तो बना रहे हो ना। अगर आपने Right. हाउस ओन किया है देन यू आर बिल्डिंग एन एसेट। अब बट एक नॉट वेल्थ क्रिएशन एवरीवन तो हो रहा कैन है। अफोर्ड सो अगेन उसके भी प्रोज हैं। आप जब हाउस परचेज कर लोगे तो आप उसको रेंट पे उठा सकते हो, वो आपकी एक इनकम का सोर्स बन सकता है। आपकी उस पर कैपिटल अप्रिसिएशन हो रही है, कल को अगर सेल करते हो उस पर भी इनकम कमा सकते हो। तो अगेन देर आर बोथ स्कूल ऑफ थॉट्स कि आप रेंट के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं एंड घर के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं इस पॉइंट पे बताता हूँ कि जो आप कह रहे हो कि तुम रेंट तो पे कर ही रहे हो ना। अगर मान लो मैं 35,000 रेंट पे करता हूँ और मैं 2 BHK में रह रहा हूँ एक अच्छी लोकेलिटी में, बट अब मैं 35,000 की EMI पे करके ना मेरे को एक बहुत ही छोटे घर में बहुत ही ख़राब लोकेलिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो वहाँ तो मैं ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा। या तो मैं अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा लूँ कि मैं अपना रेंट शिफ्ट कर दूँ, कि अपना एक्सपेंस जो है रहने का वो मैं 70,000 शिफ्ट करूँ, तो मैं सेम घर में रह सकता हूँ। अब वहीं जो न्यूमेरिकल वर्किंग देखी जाए वो ये है कि 35,000 तुम रेंट पे कर रहे हो और बाकी बचा हुआ 35 तुम एक SIP कर रहे हो, तो वो ग्रो कर जाएगी। राइट। बट वही अब तुम्हें नहीं पता कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस कैसे ग्रो करेंगे। अगर तुम गुड़गांव जैसी जगह पे हो जहाँ प्रॉपर्टी के प्राइसेस भाग ही जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है EMI करने का। तब तो फ़ायदा ये है कि तुम इन्वेस्ट करो, बट ये भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो तुम्हें हमेशा अपनी इनकम के हिसाब से देखना चाहिए। अगर तुम इमोशनल ज़्यादा नहीं हो चीज़ों को लेके, तो अपनी इनकम के हिसाब से तुम एस्टिमेट कर लो कि तुम EMI भर सकते हो, और EMI भरने के बाद भी तुम्हारे पास इनफ बच जाएगा कि तुम अपने खर्चे बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे सस्टेन कर लोगे। अगर तो हाँ तो बाय, अगर तो नहीं तो भाई चुपचाप रेंट पे रह लो। आई थिंक काफ़ी डिबेटेबल है, बट दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो अभी आपने दिया कि क्योंकि बाइंग अ हाउस ना इज मेजरली एन इमोशनल डिसीजन Correct. जो होता है। मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, अब इमोशनल है तो है, अब चाहिए हाँ, मतलब अगर आप छत तो चाहिए। सेम सिटी में रहने का प्लान है आपका कि मुझे यहीं रहना है, इसी सिटी में रहना है, मेरी जॉब यहाँ है, मेरी फैमिली यहाँ है, मेरे जो व्हाटएवर, तो मे बी यू कैन तो घर परचेज करने में वैसे कोई बुराई नहीं है। मतलब इवन देन ऑल्सो यू कैन परचेज हाउस, बट आप अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ एज शुड आई लिव इन अ रेंटेड हाउस और शुड आई परचेज अ प्रॉपर्टी। मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ना क्या करा कि जब पहले 20 साल पहले उन्होंने क्या करा, जब उनके पेरेंट्स ने, वो तो अभी अर्न करना शुरू हुए हैं, उनके पेरेंट्स ने क्या करा, गुड़गांव की जो डेवलपिंग सोसाइटी थी ना उस टाइम पे, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और वो 20 साल रेंट पे रहे। बट अब वो सोसाइटी बन गई है, सस्ते में फ्लैट मिल गया और 20 साल उन्होंने रेंट पे अच्छी जगह पे रह लिया। अब वो सोसाइटी बन गई है, तो अब जाके अपने घर में शिफ्ट हो गए। एक तरीका ये भी है करने का, और उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी Valuation भी increase बढ़ हो जाएगा। राइट। ये एक वाइज डिसीजन है। एक तरीका ये भी है So करने that's का। why you should invest in pre-launch societies. पर वहाँ पे भी तुम्हें ड्यू डिलिजेंस अपनी पूरी रखनी है। हाँ, प्री लॉन्च में प्रॉब्लम भी होता है ना, अगर अटक गया मामला तो तुम्हें फिर बिल्डर की आपका रेपुटेशन देखनी है, उसका रेरा रजिस्ट्रेशन देखना है। मतलब हम मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ था। हमने बहुत आई थिंक 20 ईयर्स अगो या 15 ईयर्स अगो 20 ही हो गए होंगे, एक खरीदा था क्योंकि भिवाड़ी उस टाइम बहुत ही नया ना एकदम से बूम करा था, तो भिवाड़ी में लिया था। बट वो बिल्डर का इशू हो गया और वो अटक गया था पैसा। गवर्नमेंट ने काफ़ी मतलब जो एक्ट बना रखा है इसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट है, बट अगेन इसमें काफ़ी लूप होल्स हैं जो बिल्डर्स यूज़ कर लेते हैं एंड जिसकी वजह से पैसा फंसा देते हैं। मतलब यू गो इनटू लिटिगेशन, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ लिटिगेशन, तुम्हारा पैसा मोटा पैसा फंसा हुआ है। सुपर टेक का एग्जांपल नोएडा में ट्विन टावर्स का डेमोलिशन। राइट 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 राइट। Right, so next is
आजकल एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, प्लस अगर आप लोग ट्रेंड देखेंगे सो यूथ्स बेसिकली स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं एंड काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हुआ है. मतलब 30 to 40% जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ यूथ्स लेस देन 30 ईयर्स के 40% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल डीमैट ट्रेडर्स में, राइट. बट अगर हम लोग रिसेंट मे बी कुछ भी फाइनेंशियल ट्रेंड्स देखें सो 90% ऑफ F&O traders are making a huge loss, and I've even heard messages, I've even read few texts कि यार मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी की जो हार्ड अर्न मनी थी वो F&O ट्रेडिंग में लगा दी एंड आई हैव लॉस्ट इट, आई हैव नथिंग any left with me anymore, right? So F&O ट्रेडिंग में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? यार ये तो सबको पता है 90% लोग लॉस में जा रहे हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लोग कूद रहे हैं ना 90% F&O ट्रेडिंग के अंदर, वो सोशल मीडिया का एक रोज़ी पिक्चर देख के कूद रहे हैं कि बॉस इधर ईजी मनी है. हमें ये बात आज मान लेनी चाहिए, ईजी मनी कुछ नहीं होता. ईजी मनी इज़ दी ओनली मनी विच यू हैव इनहेरिटेड. उसके अलावा कोई भी मनी ईजी नहीं है. दादा ने इन्वेस्ट किया था तो हाँ. वो इजी मनी है. इनहेरिट हो गया वो ईजी है. बाकी कोई भी पैसा ईजी नहीं है. तुम्हें मेहनत करके कमाना ही पड़ेगा. CA बनने में हमें 5 साल लग गए, डॉक्टर बनने में 7-8 साल लग जाते होंगे, लॉयर बनने में 5 साल लग जाते हैं. इतने लंबे टाइम के बाद हम कमाना शुरू करते हैं. और आज लोगों को लगता है कि वो 2 महीने F&O के बारे में वीडियो देखेंगे. 2 महीने भी ज़्यादा बोल दिया मैंने. 10 से 15 दिन 2 हफ्ते देखेंगे और बस हो गए कमाना शुरू. अगर F&O के अंदर जा रहे हो, ट्रेडिंग को सीरियसली ऑप्ट करना है, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, बट अगर किसी भी चीज़ को सीरियसली करना है तो उसके बारे में तुम्हें रज के पढ़ना पड़ेगा, समझनी पड़ेंगी चीज़ें, और जिसने करा है उससे थोड़ी गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी. तो जब तुम सीख लोगे, कम से कम 1-2 साल तो सीखना ही पड़ेगा. जब तुम सीख लोगे, पेपर ट्रेड कर लोगे थोड़ा सा, और कुछ पैसे थोड़े थोड़े अमाउंट से ट्रेड करना शुरू कर दोगे, और जब पैसा डूबेगा तभी सीख मिलती है. एंड आई थिंक वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ना होनी चाहिए. आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि यार अगर ये बूम पे है तो ये कभी ना कभी फटेगा भी, जाएगा लो. नहीं सर, F&O आई थिंक इट्स प्योर गैम्बलिंग की, मतलब आप सट्टा लगा रहे हो कि ये इतना बढ़ जाएगा, उस डेट तक इतना बढ़ जाएगा, एंड यू आर प्लेइंग अ प्योर. अगर तुम्हें ये ट्रेडिंग करना भी है ना, ये फॉलो भी करना है, ये प्रॉपर प्रोफेशन है. तुम कहना पढ़ाई करो, तुम ब्रोकिंग या ट्रेडिंग फर्म्स जो होती हैं वहाँ पे जाके इंटर्नशिप्स करो, वहाँ पे जाके काम सीखो पहले. मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम ये सोचो कि बॉस मैं तो अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ के अब मैं ट्रेडिंग करता हूँ. वो नहीं हो सकता. कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेटेड रिस्क इन्वॉल्व है. ऐसा नहीं है कि पूरी गैम्बलिंग है. मतलब आप 5-10 साल इसमें लगा चुके हैं जो ट्रेडर्स, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हैं. वो इस वजह से ही क्योंकि उनको पता है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता. उनको इतना एक्सपीरियंस है, मतलब उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ रखी है, इतने लोगों से नॉलेज गेन कर रखी है, एंड नाउ दे आर इनटू इट कम्प्लीटली. तो आजकल की जनरेशन क्या करती है, सोशल मीडिया ओनली शोज यू द गुड पिक्चर्स जो मार्केट में चल रहा है. मतलब कोई अगर इवन इन्फ्लुएंसर है, वो आजकल ऐसे सेल कर रहा होता है कि सी माई स्क्रीनशॉट, दिस इज़ माई डेली स्क्रीनशॉट, जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड आई एम अर्निंग डेली दिस मच. एंड पीपल उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, उसकी कॉल्स को फॉलो करने लग जाते हैं, एंड उनके साथ फिर उल्टा हो जाता है. हाँ, सो ये मेरे साथ भी हुआ था. आई वॉज एडेड इन अ रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कुछ 150 लोग थे, एंड व्हेन आई चेक द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, सो वो एसेंशियली जो ग्रुप एडमिन था उसी के ही कुछ नोन थे, बिकॉज उसमें कुछ तो कनेक्ट्स आ रहे थे. उसमें डेली मुझे पिंग्स के आ रहे थे, इन सर के जो इन्वेस्टमेंट टिप्स थे, मैंने लास्ट वीक में 30% इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला है, कोई बोल रहा था 25%, एंड देन आई इवेंचुअली लेफ्ट द ग्रुप बिकॉज मुझे लगता है कि इस टाइप के काफी ल्यूक्रेटिव स्कीम्स आते हैं. हाँ, फ्रॉड्स होते हैं. तो वो मोस्टली इसमें- स्क्रीनशॉट एडिटेड होता. तुम्हें इसमें ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ना हर किसी को नहीं पकड़ सकती. तो तुम्हें खुद समझदार बनना पड़ेगा. तुम्हें देखना पड़ेगा कि ठीक है, मार्केट में जैसा शुभम ने बोला इजी मनी कुछ भी नहीं है. यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू ईदर इनहेरिट और यू हैव टू स्टडी फॉर इट. 10 साल लगाओ, 15 साल लगाओ, तब जाकर तुम एक ट्रेडिंग अच्छी पोजीशन में पहुंचोगे. दूसरी चीज़, ट्रेडर्स को एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अपना पूरा हार्ड अर्न मनी ट्रेडिंग में नहीं लगाना चाहिए. अगर वो इसको पार्ट टाइम एज अ चीज़ कर रहे हैं, मतलब दे शुड, तुम गैम्बलिंग को ऐसा सोचो या ट्रेडिंग को ऐसा सोचो कि मैं उसमें जो पैसा लगा रहा हूँ डूबने वाला है, एंड इफ़ आई लूज दैट मनी आई विल बी इन अ पोजीशन कि मैं अभी भी स्टैंड एक पोजीशन पे कर पाऊँ. लोग क्या करते हैं, अपना पूरा पैसा लगा कि नहीं यार, या तो सीधा 200% कमाऊंगा या तो
पानी में आ जाऊंगा। मैक्सिमम कैपेसिटी को इन्वेस्ट कर देते हैं Right. उसी So में। I even read one case जहाँ पे there was one widow and उसकी बेटी की शादी होने वाली थी and father की I think कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई थी। सिर्फ 25-26 lakhs के अराउंड कुछ पैसा था उनके पास and the daughter out of maybe greed और maybe just ये कि हाँ थोड़ा फाइनेंशियली लिबरल हो जाएंगे या फिर फाइनेंशियली ग्रो हो जाएंगे, उसने वो पूरा जितना भी उनका मनी था वो पूरा F&O ट्रेडिंग में लगा दिया एंड दे लॉस्ट इट। और फिर देन शी इज़ बेगिंग कि नहीं मुझे वापस दे दो, मेरी पूरी हार्ड एंड मनी थी, वी आर ऑन रोड नाउ, वी आर अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सो इस टाइप के इमोशनल स्टोरीज भी आते हैं काफ़ी। सो आई थिंक F&O ट्रेडिंग में इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर यू शुड नॉट जंप इनटू दैट मार्केट। विदाउट नॉलेज ये एक बस कुआं है, तुम डूबते चले जाओगे। क्योंकि आजकल मार्केट में जनरल बोरिंग्स बहुत अवेलेबल है कि यहाँ से 1 लाख रुपए उठा लिया, यहाँ से 1 लाख रुपए उठा लिया, तुम लगा दोगे F&O में कि नहीं तुझे डबल करके दूंगा और अपना पुराने लॉसेस को कवर कर लूंगा। बट इन द एंड वो लॉसेस बढ़ते रहते हैं, क्यूमुलेटिव होते रहते हैं एंड तुम्हारी सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट इट कि तुम कितना रिस्क टेक कर सकते हो। सो गाइज इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली अवेयर, F&O ट्रेडिंग में जाने से पहले आप लोगों को प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है, डोंट जंप इनटू दिस। अगर आप एक्सपर्ट हैं डेफिनेटली यू कैन गो फॉर F&O, यू कैन अर्न गुड रिटर्न्स, बट अगर नहीं पता है प्लीज़ डोंट गो फॉर F&O। सो अब हम चलते हैं इंश्योरेंस की तरफ। थोड़ा सा उससे रिलेटेड समझेंगे कि एक तो कौन कौन से टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं जो एक सैलरीड पर्सन कर सकता है एंड उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। यार सैलरीड पर्सन को मेजरली 2 ही इंश्योरेंस करने चाहिए, सैलरीड का किसी भी पर्सन को। एक है हेल्थ इंश्योरेंस जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। पहला काम है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन हमारे देश में अराउंड 12 या 15% से बढ़ जाता है हर साल। तो उसको सेव करने के लिए, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट उड़ ना जाए सारी, हमें हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि भाई मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, मैं बीमार नहीं हुआ तो मेरा प्रीमियम वेस्ट हो गया। पहली बात तो ये अच्छी बात है कि भाई तू बीमार नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि मैं ये पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देता तो। भाई अगर मान लो तुमने पैसा जोड़ जोड़ के 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 6-7 लाख रुपए इन्वेस्ट करे 1 साल के पीरियड में या 2 साल के पीरियड में, फिर तुम्हारे घर में आ गई कोई मेडिकल इमरजेंसी, इन्वेस्टमेंट उड़ गई सारी, बिल आया 6 लाखों का बिल तो आजकल कुछ भी नहीं है, 6-7 लाख का बिल आया, तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट उड़ गई। यही मान लो इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो जाती, 7 नहीं तो 5 लाख हो जाती, बट तुम्हारे पास एक मेडिकल कवर होता, तुम्हारी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में भी इंटैक्ट रहती, प्लस तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल भी कवर हो जाता। हाँ मतलब ये स्टेटमेंट भी आता है ना दैट यू आर जस्ट वन Bill हॉस्पिटलाइजेशन away. अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। करेक्ट। राइट, ये अगेन वही मेंटालिटी है। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से अलग रखना है। तुम इंश्योरेंस में पैसे पे कर रहे हो, ऑल दो तुम बीमार नहीं पड़ रहे तो पैसे जा रहे हैं, बट तुम्हें ये नहीं सोचना इंश्योरेंस का मतलब ये है कि तुम अपने किसी चीज़ को इंश्योर कर रहे हो कि कल को कुछ मुझे हो जाता है तो मैं एटलीस्ट कवर्ड हूँ। क्योंकि आपको ही पता है कि आजकल के हॉस्पिटल्स के बिल कैसे आते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख। जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना, वो तुम इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं दे रहे, वो तुम अपना रिस्क कवर करने के लिए दे रहे हो, ताकि तुम्हारा रिस्क कवर्ड रहे। अब आ जाते हैं हम टर्म इंश्योरेंस पे। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है इंडिया में? टर्म इंश्योरेंस का मतलब लाइफ इंश्योरेंस आइडियली होना चाहिए था, बट इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस को अब बिल्कुल ही अलग मतलब इंडिया के अंदर क्या है कि मैंने पैसा दिया तो भाई मेरे को उसका रिटर्न आना चाहिए। इंश्योरेंस आदमी करवा ही नहीं रहा है, बंदे को चाहिए कि भाई अगर मैं नहीं मर रहा तो वो सारे पैसे मेरे को वापस चाहिए रिटर्न के साथ। बहुत ही ख़राब मेंटालिटी है। मतलब अगर हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हें 25 से 30 लाख रुपए का मिल रहा है, उससे कम अमाउंट के प्रीमियम में तुम्हें टर्म इंश्योरेंस 1 से 2 करोड़ का मिल जाता है। इतना बड़ा गैप है। बट टर्म इंश्योरेंस के अंदर ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ भी वो नहीं मिलता, मतलब तुम्हें कुछ भी, अगर तुम नहीं मरे विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, तो तुम्हें कोई पैसा वापस नहीं मिलता। अगर मान लो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो तुम प्रीमियम भर रहे हो उससे कम प्रीमियम होगा टर्म इंश्योरेंस का, बचा हुआ पैसा अगर तुम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दोगे तो भी तुम्हारा जो रिटर्न आएगा ना, वो जो लाइफ इंश्योरेंस तुम्हें रिटर्न देती उससे बेटर आ जाएगा। आज के टाइम पे LIC जो पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती है, तो उसके पॉलिसीज़ का फॉर्मेट ये रहता है कि 10 साल तक पैसा दो, 16 साल बाद आपको ये एक पर्टिकुलर अमाउंट हम वापस कर देंगे। अगर इसके बीच में आपकी डेथ हो जाती है तो ठीक है, हम आपको वो अमाउंट फिर भी दे देंगे। बट अगेन उन लोगों ने क्या करा, इंडियन मेंटालिटी को कवर करने के लिए
इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट को मिला दिया, बट इसमें आपको ना रिटर्न्स का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना इंश्योरेंस का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आप प्रीमियम ज़्यादा पे कर रहे हो। तो सेंस वही बनाता है कि आप इंश्योरेंस को अलग रख के एक पर्टिकुलर जितनी जल्दी हो सके उस एज पे अपनी इंश्योरेंस शुरू कर दीजिए, ताकि आपको एक तो प्रीमियम का कवर ज़्यादा मिले, दूसरा आपका प्रीमियम कम पे हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरा टर्म इंश्योरेंस कवर है 3 करोड़ का। 3 करोड़ के कवर के लिए मेरा प्रीमियम साल का जाता 40,000 रुपये। यहीं अगर मैं ज़्यादा एज के बाद 10 साल बाद यही सेम कवर लेने जाता तो मेरा प्रीमियम बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हो जाता। दूसरा कि इस 3 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, और अगर मिल भी गया तो उसका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा होगा। तो टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस को एक तो ये लो, और इसको तुम सस्ता कैसे बना सकते हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लो। दूसरा, अपनी हेल्थ पे तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ध्यान दो। क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, तो मेरा प्रीमियम वैसे ही कम है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी और टर्म इंश्योरेंस का भी। सो यू शुड बी थैंकफुल कि आप जो ये हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस कभी यूज ना हाँ। हो। तो इसलिए ही 50-30-20 रूल में 50% को इतनी वेटेज इसलिए ही दी गई है कि आपके ऑब्लिगेशंस जो हैं या आपकी जो नीड्स हैं उसमें आप ज़्यादा पैसा दो। इन्वेस्टमेंट्स में दे ही रहे हो, बट उस 50% में आपका इंश्योरेंस भी कवर्ड होता है कि आप उधर ज़्यादा पैसा एलोकेट कर रहे हो, क्योंकि वो ज़रूरत है आज के लिए टाइम की। वो भी आपके खर्चे में ही आ जाता है। राइट। बट आई थिंक दिस ये पॉइंट आपने बहुत सही बोला कि ना इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को लोग मर्ज कर देते हैं, तो उनको ये लगता है कि यार अगर मैं 5 रुपए भी कहीं डाल रहा हूँ मेरे पास वापस आना चाहिए बस वो किसी तरह से। बट उसको बाइफरकेट करने की बहुत नीड है। राइट। राइट। सो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों के बारे में समझा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हुए। अब एक चीज़ जो मुझे लगता है कि हमें डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए, दैट इज़ कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स, कि हम लोग ऐसे कौन से मिस्टेक्स करते हैं इन आवर डेली लाइफ। और आई थिंक आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, और भी काफ़ी लोग, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग करते हैं। तो कुछ ऐसी कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स दैट वी शुड डेफिनेटली अवॉइड। एक तो यार जो कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ आजकल क्या है कि हर कंपनी हर किसी को क्रेडिट कार्ड दे देती है, और हम अपनी नीड से ज़्यादा उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा टूल है उसके लिए जिसको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मेरा 20,000 रुपये का खर्चा है महीने का, और मैं पूरा सक्षम हूँ कि मैं उस खर्चे को अपने कैश से कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस खर्चे को क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं पॉइंट्स कमा रहा हूँ, मेरे को एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है पे करने का, क्रेडिट स्कोर बन रहा है, और मेरा क्रेडिट स्कोर बन रहा है। वहीं जिस बंदे की सैलरी ही 20,000 है वो 20,000 रुपये का पूरा खर्चा क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, वो सक्षम तो है नहीं। उस बंदे के लिए क्रेडिट कार्ड बहुत ख़राब है, क्योंकि उसको ज़रूरत है ना क्रेडिट कार्ड की, उसको ज़्यादा खर्चा करना, उसको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड ख़राब है। मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, या किसी और बंदे को जिसको ज़रूरत ही नहीं है ना क्रेडिट कार्ड की, उसके लिए क्रेडिट कार्ड ठीक है। दूसरा, हाँ, क्रेडिट कार्ड डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मांगता है कि इफ़ यू आर स्पेंडिंग यू नॉट ओवर स्पेंडिंग, पहली बात। दूसरी बात, आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कब डेप्ट में फंस जाओगे क्रेडिट कार्ड का आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए इफ़ यू आर यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड एज अ गुड, इट इज़ अ वेरी गुड टूल। मतलब डेबिट कार्ड के ऊपर मैं बोलता हूँ कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। आप भले 3-4 जितने क्रेडिट कार्ड हो सकता है आप यूज़ करो, बट यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन। आपको ओवर स्पेंड नहीं करना। एंड तीसरी चीज़ जो शुभम ने बोली कि जितना आप एक्चुअल में खर्च कर सकते हो उसी अमाउंट को क्रेडिट कार्ड से खर्च करो, तब फायदा है। एंड आई थिंक एक जो मेरे साथ हुआ था इंसिडेंट, क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल वी शुडंट डू, बिकॉज मैंने क्या किया था कि मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड प्लस डेबिट कार्ड दोनों का लेआउट ऑलमोस्ट सेम है। सो बाय मिस्टेक मैंने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से विड्रॉ किया, और मैंने चेक किया कि यार मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें से अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ, मे बी कुछ एपीआई फेलियर हो गया या फिर कुछ तो हुआ है कि बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ। मैंने सेकंड टाइम भी क्रेडिट कार्ड से ही पैसा निकाल लिया। आई वाज बीइंग वेरी स्मार्ट, ठीक है। जब मेरा वो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आया, सो फॉर एवरी ट्रांजेक्शन आई वाज चार्ज 500 रुपीज़ फॉर द ट्रांजेक्शन फी, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे वो अलग थे। सो आई थिंक दिस वी शुड विड्रॉल का इशू क्या होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड पे तुमने कोई भी ट्रांजैक्शन की, अब तुम्हें 45 डेज का वो मिल जाता है, एक पीरियड मिलता है जिसमें तुम पे कर सकते हो। अगर तुमने पे नहीं किया तो उस 45 डेज के पीरियड के बाद तुम्हारा इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। लेकिन जब तुमने कैश विड्रॉ किया ना, उस पॉइंट से तुम्हारा इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ, ये तो मैं तो कहता हूँ कि फैसिलिटी हटा देनी चाहिए।
बट बैंक्स अभी तो कुछ बैंक्स में आ गया है ना कि जब आप वो क्रेडिट कार्ड अगर एंटर भी करते हो वो क्लियरली दिखाता है दैट यू आर विथड्रॉइंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। राइट राइट। हाँ। उस टाइम पे जब मैंने किया था तब ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। राइट या सो एक कुछ ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे लेजिटिमेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आप लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, एंड इफ़ यू कैन टेल अस सो जो हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करें। या डेली लाइफ में कुछ रिसोर्सेज जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स की वेल्थ मैगजीन आती है जो आपको डेली अपडेट्स अबाउट द मार्केट, अबाउट द बिजनेसेस देती रहती है, तो वो अब एक हर बंदे को रीड करनी चाहिए। दूसरा, ज़ीरोधा का वार्सिटी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझाता है, रिलेटिंग टू म्यूचुअल फंड्स, रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग, रिलेटिंग टू एवरी टैक्सेशन थिंग देयर इज़। इसके अलावा आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, Yes. द चार्टर वेरी चैनल गुड को। पिच। सो आप लोग डेली बेसिस पे जो बेसिक नॉर्मल लोगों को समझ आनी चाहिए Correct. वो टिप्स शेयर करते हैं हम अपने टिप्स शेयर channel करते हैं, हम बताते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं। जैसे अभी हमने आयुष्मान भारत पे रिसेंटली वीडियो बनाई थी, पे। थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड टिप्स शेयर करते हैं कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, कौन से फॉर्म में इन्वेस्ट करें, ऐसे। और इसके अलावा अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्कुल दिमाग में फिट करवाना ना, तो बहुत अच्छी बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इससे तुम्हारा एक पैसे को देखने का नज़रिया बदल जाएगा और तुम पैसे से ना ऐसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होगे, मतलब लॉजिकली सोचोगे पैसे के बारे में, और एक सेविंग्स को लेके, SIPs को लेके एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। So guys, please follow the Chartered channel. एंड हमें भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। या सो रिसेंटली अभी यूएस में इलेक्शन कैंपेनिंग है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट मिस्टर मोदी, पीएम मोदी इज़ अ वेरी विजनरी लीडर, बट उनकी जो टैक्सेशन स्कीम है वो उतनी लुक्रेटिव नहीं है। जो हमारी इंपोर्ट पॉलिसी है उस पे हम लोग इंपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन लगाते हैं। रिसेंटली हार्ले डेविडसन के साइड से भी एक स्टेटमेंट आया था, या फिर ऐसा न्यूज़ आया था कि हार्ले डेविडसन की सेल इंडिया में इसलिए नहीं हो पाई है, वो उतने पॉपुलर नहीं हो पाई क्योंकि इंडिया में टैक्स जो लगते हैं, कस्टम ड्यूटी एंड ऑल, वो लग के उनका जो प्राइस हो जाता है, बेस प्राइस, वो काफ़ी हाई हो जाता है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि इंडिया में हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करो, फिर आप एक्सपोर्ट कर लो या हमारे यहाँ बेच लो। जैसे हार्ले डेविडसन ने बोला कि हमें तो बॉस बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे बिजनेस करने में, तो वहीं जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं, जैसे रॉयल इनफील्ड हो गई, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन अब आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। उनके प्रो मॉडल्स बाहर मैन्युफैक्चर होते हैं, बट बाकी जो बेसिक मॉडल्स होते हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो आप देखोगे उनका इंडिया का प्राइस और US का प्राइस और या फिर कनाडा वगैरह का प्राइस भी ऑलमोस्ट बराबर होता है। बट प्रो मॉडल्स में आपको ये प्राइस का डिफरेंस दिख जाएगा, क्योंकि वो है मतलब कस्टम्स का प्ले ज़्यादा है, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो उनका प्राइस बढ़ जाता है। जो भी चीज़ इंडिया में वो मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे उस पर प्राइस कम हो जाएगा। तो इसीलिए टैरिफ्स हैं, ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम हो और इंडियन बिजनेसेस प्रमोट हो। I think same is the thing with Tesla also. उनके भी कार्स यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यही था, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि बेसिकली आप मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में करोगे देन वी कैन अलाउ एंड डू दिस मर्जर बिटवीन टेस्ला एंड इंडियन इकोनॉमी। दिस इज बेसिकली टू प्रमोट द मेक इन इंडिया हाँ, कैंपेन। right. इसके अलावा इवन गवर्नमेंट प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम भी इंडिया में जितना हो सकता है उतना प्रमोट कर रही है कि बाहर से हमें ऑयल ना मंगाना पड़े। तो इथनॉल प्रोडक्शन, शुगर इंडस्ट्रीज को बोला गया है कि बूम करो, ताकि हम इंडिया में अपना खुद का ऑयल बना सकें, एंड ताकि ऑयल प्राइसेस भी डाउन जाए। अभी I डिपेंडेंस का think गुजरात में भी इन्होंने कुछ एक रिफाइनरी, है ना, रिफाइनरी एक लगाई है इससे रिलेटेड। करेक्ट। Nice. This was very interesting topic, and I think almost everyone can relate to this topic. हमें तो काफ़ी मज़ा आया। Thank you so much, Yash and Shubham, and we really enjoyed your time with us. और basically हम लोगों ने काफ़ी financial tips सीखी। I hope कि हम सभी जो financial discipline आप लोगों ने बताया, we should be able to implement that in our daily life, and hopefully लोगों को ये भी समझ आए कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। FNO में तो डेफिनेटली नहीं करना अगर आप को नॉलेज नहीं है तो। बट वी रियली एंजॉयड इट, and congrats and all the best for your channel. Thank you so much.